सबका वापस स्वागत है। अर्जेंटीना ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में अपनी भूमिका को बढ़ाया है और सबसे खास एरिया में से एक सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन है। इस कोशिश के सेंटर में कोने है, नेशनल कमीशन ऑन स्पेस एक्टिविटीज, जिसने एडवांस्ड इमेजिंग सेंसर वाले सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये स्पेसक्राफ्ट एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जरूरी डेटा देते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जेंटीना के सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के सिद्धांत, इसमें शामिल संगठन और इस टेक्नोलॉजी की फ्यूचर की चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज। अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स किस लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स विजिबल लाइट में तस्वीरें लेते हैं जो फोटोग्राफ्स जैसी होती हैं। वे मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंसानी आंखों से पारे कुछ बैंड्स जैसे नियर इंफ्रारेड को डिटेक्ट करते हैं। अर्जेंटीना का नया फोकस हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग पर है। हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर्स लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सैकड़ों नैरो बैंड्स में बांटते हैं। धरती पर हर मटेरियल लाइट को अलग तरह से रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करता है, जिससे एक यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बनता है। हर पिक्सेल के लिए इस डिटेल्ड स्पेक्ट्रम को कैप्चर करके साइंटिस्ट्स फसलों की पहचान कर सकते हैं, मिट्टी की प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं, पॉल्यूशन की निगरानी कर सकते हैं और यहाँ तक कि मिलती जुलती पौधों की प्रजातियों के बीच भी फर्क कर सकते हैं। सैटेलाइट्स असल में ऑर्बिटल लेबोरेटरीज की तरह काम करते हैं जो एक वाइड वेवलेंथ रेंज में रिफ्लेक्टेड सनलाइट को मापते हैं। कोने ने स्योकॉम और साबिया मार प्रोग्राम्स के अंडर कई सैटेलाइट मिशन डेवलप किए हैं। स्योकॉम सैटेलाइट्स जो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट्स की मदद से लॉन्च किए गए थे, उनमें ऐसे रडार सेंसर्स लगे हैं जो दिन की रोशनी या मौसम की कंडीशन से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। साबिया मार, जो अभी ब्राजील की स्पेस एजेंसी AEB के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, उसमें ओशन और लैंड को मॉनिटर करने के लिए ऑप्टिकल और हाइपरस्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से आने वाली लाइट को पास करके काम करता है। यह लाइट को उसके कंपोनेंट वेवलेंथ में तोड़ देता है। डिटेक्टर फिर हर ग्राउंड पिक्सल के लिए हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रॉ स्पेक्ट्रल डेटा को यूजेबल मैप्स में बदल देता है, जिन्हें एग्रीकल्चरल और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के लिए एनालिसिस किया जा सकता है। तो यह समझने के लिए कि हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी तुलना पुराने सैटेलाइट सिस्टम से करना उपयोगी है। लैंडसैट सैटेलाइट्स, जिन्हें नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे चलाते हैं, मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा कैप्चर करते हैं जिसमें लगभग 10 से 15 बैंड होते हैं। सेंटिनल सैटेलाइट्स, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपर्निकस कार्यक्रम के तहत आते हैं, इसी तरह की मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ी अधिक रेजोल्यूशन के साथ। ये सिस्टम ग्लोबल लैंड मॉनिटरिंग के लिए बहुत वैल्यूएबल रहे हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कहीं भी 100 से 400 बैंड का इस्तेमाल कर सकती है। इससे कहीं ज्यादा डायग्नोस्टिक पावर मिलती है, जिससे वैज्ञानिक सूक्ष्म अंतरों का पता लगा सकते हैं जो मल्टीस्पेक्ट्रल सैटेलाइट शायद न देख पाए। उदाहरण के लिए, फसलों में नाइट्रोजन तनाव की पहचान करना या इन्वेसिव प्रजातियों का मानचित्रण करना हाइपरस्पेक्ट्रल डिटेल से संभव हो जाता है। अर्जेंटीना का इसमें शामिल होना मतलब है कि ऐसा डेटा स्थानीय स्तर पर जनरेट होता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सीधे क्षेत्रीय चुनौतियों पर लागू किया जा सकता है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के पीछे की प्रोसेसिंग चेन को बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सैटेलाइट्स से कलेक्ट किया गया रॉ डेटा कॉर्डोबा और ब्यूनस आयर्स प्रोविंसेस में कोने द्वारा ऑन परेड किए जा रहे ग्राउंड स्टेशंस पर ट्रांसमिट किया जाता है। फिर सेंसर नॉइज और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को हटाने के लिए डेटा को कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन के बाद कुछ खास जानकारी निकालने के लिए एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए स्पेक्ट्रल इंडेक्स, क्लोरोफिल कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर या डिजीज प्रेजेंस का अनुमान लगाने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। ओशन मॉनिटरिंग के लिए एल्गोरिदम क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, टर्बिडिटी और हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को ट्रैक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ला प्लाटा के रिसर्चर्स इन प्रोसेसिंग मॉडल को डेवलप करने के लिए कोने के साथ कोलैबोरेट करते हैं।
IEE ट्रांजैक्शन ऑन जियोसाइंस एंड रिमोट सेंसिंग में यह बताया गया है कि कैसे अर्जेंटीना के साइंटिस्ट लोकल कंडीशन में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए इन एल्गोरिदम को रिफाइन करते हैं। अर्जेंटीना का कृषि क्षेत्र सैटेलाइट हाई पावर स्पेक्ट्रल डेटा से बहुत फायदा उठा सकता है। अर्जेंटीना दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन, मक्का और गेहूं निर्यातकों में से एक है। किसान और कृषि व्यवसाय कंपनियां अक्सर फसल की निगरानी के लिए फील्ड सैंपलिंग या ड्रोन इमेजरी पर निर्भर करती हैं। हालांकि ये तरीके स्थानिक कवरेज में सीमित हैं। सैटेलाइट हाई पावर स्पेक्ट्रल डेटा से बड़े एरिया को रेगुलरली स्कैन किया जा सकता है। इससे फसल में स्ट्रेस का जल्दी पता चल जाता है, जिससे टाइम पर खाद एडजस्ट करने या पेस्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। बायर क्रॉप साइंस और सिंजेंटा जैसी कंपनियां पहले से ही दुनिया भर में रिमोट सेंसिंग डेटा यूज करती हैं और उन्होंने हाइपर स्पेक्ट्रल एनालिसिस को अपने एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स में शामिल करने में इंटरेस्ट दिखाया है। ज्यादा सटीकता के साथ पैदावार का अनुमान लगाने की एबिलिटी से प्रोड्यूसर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को फायदा होता है। एग्रीकल्चर के अलावा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग डिफोरेस्टेशन और वेटलैंड हेल्थ और पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने में भी हेल्प करती है। अर्जेंटीना में ग्रान चाको जंगल के कुछ हिस्से हैं और पराना जैसी बड़ी रिवर सिस्टम्स भी हैं। एनवायरमेंटल एजेंसीज को लैंड यूज में होने वाले बदलावों और इलीगल डिफोरेस्टेशन को ट्रैक करना होता है। ट्रेडिशनल मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी से बड़े पैटर्न दिख सकते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा से बहुत ज्यादा बारीकी से जानकारी मिलती है। हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसिंग के पीछे का फिजिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित है। हर मॉलिक्यूल प्रकाश से एक खास तरीके से इंटरैक्ट करता है। क्लोरोफिल लाल और नीली वेवलेंथ्स को ज्यादा सोखता है, जबकि हरी और नियर इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी ओर पानी कुछ इंफ्रारेड बैंड्स में काफी सोखता है। रिफ्लेक्टेड लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम की जानी मानी प्रयोगशाला स्पेक्ट्रा से तुलना करके एनालिस्ट पता लगा सकते हैं कि हर पिक्सल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज बनाने की जरूरत होती है। अर्जेंटीना स्थानीय मिट्टी, फसलों और वनस्पतियों के प्रकारों की लाइब्रेरीज बना रहा है। कॉनिसेट, नेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च काउंसिल के रिसर्चर्स इस काम में आगे हैं। उनकी स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सैटेलाइट डेटा के तेज और ज्यादा सटीक क्लासिफिकेशन को मुमकिन बनाती है। इन रेफरेंस लाइब्रेरीज के बिना हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नंबर ही रह जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट्स को कई इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको ज्यादा भारी या ज्यादा बिजली की खपत वाले बने बिना ज्यादा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हासिल करना होगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डिटेक्टर को ऑर्बिट के थर्मल और रेडिएशन वाले माहौल में स्थिर रहना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डेवलपर्स हल्के मटेरियल्स और रेडिएशन हार्डेंड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोने इनवेव के साथ मिलकर काम करता है, जो अर्जेंटीना की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ताकि सैटेलाइट के कंपोनेंट बनाए जा सकें। INVAP को न्यूक्लियर रिएक्टर और रडार सिस्टम डिजाइन करने का एक्सपीरियंस है और यह स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी ऐसी ही इंजीनियरिंग की बारीकी का इस्तेमाल करता है। नेचर फोटोनिक्स की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे छोटे हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का दुनिया भर में टेस्ट किया जा रहा है और अर्जेंटीना के इंजीनियर सबिया मार के लिए ऐसे डिजाइन को अपना रहे हैं ताकि लंबे समय तक सही ढंग से काम हो सके। हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा बहुत ज्यादा होता है, अक्सर एक सैटेलाइट से रोजाना सैकड़ों गीगाबाइट। इससे ट्रांसमिशन और स्टोरेज में चुनौतियां आती हैं। अर्जेंटीना के ग्राउंड स्टेशनों के पास डाउनलिंक किए गए डेटा को प्राप्त करने के लिए हाई बैंडविड्थ लिंक होने चाहिए। इन डेटा सेट को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कोने ने डेटा फॉर्मेट को कोपर्निकस मानकों के साथ जोड़ने के लिए यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशनों और यूरोपीय आयोग के साथ साझेदारी की है। यह इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करती है कि अर्जेंटीना के डेटा को यूरोपीय सेंटिनल डेटा या नासा के नियोजित सरफेस बायोलॉजी और जियोलॉजी मिशन के साथ जोड़ा जा सके। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के साथ संयुक्त परियोजनाएं वैज्ञानिक मूल्य बढ़ाती हैं और काम के दोहराव से बचाती हैं। केस स्टडीज से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का पता चलता है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स के रिसर्चर्स ने पैम्पास रीजन में मिट्टी की नमी की विविधता का मैप बनाने के लिए SAOCOM रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल ड्रोन डेटा का इस्तेमाल किया। रिमोट सेंसिंग
ऑफ एनवायरनमेंट में पब्लिश हुई उनकी फाइंडिंग्स से पता चला कि हाइपरस्पेक्ट्रल इंडेक्स ने ट्रेडिशनल मल्टीस्पेक्ट्रल मेथड्स की तुलना में यील्ड की विविधता को ज्यादा एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट किया। पुरानी तकनीकों से तुलना करने पर इसके फायदे साफ दिखते हैं। NOAA की QoS सीरीज जैसे मौसम उपग्रह, वेदर सैटेलाइट्स की जानकारी बहुत कीमती होती है, लेकिन इनकी रेजोल्यूशन कम होती है और स्पेक्ट्रल रेंज भी लिमिटेड होती है। SAOCOM में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिट्टी की नमी और सतह की खुरदुरीपन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह स्पेक्ट्रल डिटेल्स कैद नहीं कर पाता। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग बायोकेमिकल जानकारी देकर इनकी कमी पूरी करती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें रडार, मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा को एक साथ जोड़ा जाता है, वह जमीन और समुद्र की प्रक्रियाओं की ज्यादा पूरी जानकारी देता है। अर्जेंटीना का मल्टी मिशन वाला तरीका एक अच्छा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाने में दूरदर्शिता दिखाता है। ऐसी ही रणनीतियां यूरोप और भारत में भी अपनाई जा रही हैं, जहां ISRO ने HISIS नाम का एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट बनाने की योजना बनाई है। नजदीकी भविष्य को देखते हुए 2026 तक साबिया मार अपने हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड के साथ काम करने लगेगा। शुरुआती नतीजे खेती और तटीय निगरानी पर फोकस करेंगे, किसानों और पर्यावरण एजेंसियों को डेटा सेट देंगे। बीच के समय में 2028 तक अर्जेंटीना हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा को राष्ट्रीय फसल बीमा और फर्टिलाइजर या सुरक्षा प्रोग्रामों में शामिल कर सकता है। लंबे समय में डेटा का इस्तेमाल जलवायु मॉडल, कार्बन निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जा सकता है। सैटेलॉजिक पर खास ध्यान देना चाहिए। अर्जेंटीना में स्थापित सैटेलॉजिक अब विश्व स्तर पर काम कर रहा है और छोटे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाता है। हाल के सालों में इसने हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग में भी काम करना शुरू कर दिया है। इनके सैटेलाइट्स को बार बार विजिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब वे हर दिन एक ही जगह की तस्वीरें ले सकते हैं। यह बड़े सरकारी सैटेलाइट से अलग है, जो शायद हर 16 दिन में एक बार विजिट करते हैं। कोने के राष्ट्रीय प्रोग्रामों और सैटेलॉजिक के कमर्शियल फ्लीट का मेल अर्जेंटीना को एक खास जगह देता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के सैटेलाइट्स मिलकर ऐसा डेटा कवरेज देते हैं जो व्यापक और बार बार का होता है। IEEE स्पेक्ट्रम के अनुसार सैटेलॉजिक का तरीका उद्योगों द्वारा हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा तक पहुंचने के तरीके को बदल सकता है, जिससे लागत कम होगी और उपलब्धता बढ़ेगी। यूनिवर्सिटीज उन स्पेशलिस्ट्स को ट्रेनिंग देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, जो हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा सेट्स को समझ सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्टिन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स चलाती हैं, जिनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और डेटा एनालिसिस के लैब कोर्सेज भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स कोने पार्टनरशिप्स के जरिए रियल सैटेलाइट डेटा के साथ काम करते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि जब नए सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही एक ट्रेन्ड वर्कफोर्स तैयार होता है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग की एक कमी बादल का आवरण है। चूंकि ज्यादातर उपकरण परावर्तित सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं, इसीलिए लगातार बादल छाए रहने से जमीन नहीं दिख पाती है। इसीलिए SAOCOM जैसे रडार सैटेलाइट जरूरी साथी बने हुए हैं। रडार और हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा को मिलाकर विश्लेषक बादलों के कारण हुई कमियों को पूरा कर सकते हैं। एक और चुनौती लागत है। हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट बनाना सामान्य मल्टीस्पेक्ट्रल सिस्टम से ज्यादा महंगा है। कैलिब्रेशन के रखरखाव के लिए नियमित ग्राउंड ट्रुथ कैंपेन की भी जरूरत होती है, जहां वैज्ञानिक सैटेलाइट रीडिंग को मान्य करने के लिए खेत में नमूने इकट्ठा करते हैं। अर्जेंटीना सरकार और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से फंडिंग जरूरी बनी हुई है। आर्थिक अस्टेबलता प्रोग्रामों की निरंतरता को खतरे में डाल सकती है, लेकिन कृषि और पर्यावरण में दीर्घकालिक लाभ अक्सर निवेश को उचित ठहराते हैं। एक और एरिया जहां हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर रही हैं, वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन। अर्जेंटीना के पास चिली और बोलीविया के साथ शेयर किए गए लिथियम ट्रायंगल में लिथियम के बड़े रिजर्व्स हैं। ट्रेडिशनल जियोलॉजिकल सर्वेस फील्ड मैपिंग और कोर सैंपल पर डिपेंड करते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होते हैं। इसका असर सिर्फ अर्जेंटीना तक ही नहीं है। अगर साबिया मार मिशन और सैटेलॉजिक के कमर्शियल सैटेलाइट्स सक्सेसफुल होते हैं, तो वे ग्लोबल ओपन डेटा इनिशिएटिव्स में बहुत मदद करेंगे।
ब्राजील में खेती की मॉनिटरिंग, चिली में फिशरीज और पैराग्वे में फॉरेस्ट्री को भी इन शेयर्ड हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा सेट्स से फायदा होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल प्लानिंग के लिए ऐसे डेटा पर डिपेंड करते हैं। इस फील्ड में अर्जेंटीना की लीडरशिप उसकी साइंटिफिक रेपुटेशन को बढ़ाती है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और डेटा सर्विसेज के लिए एक्सपोर्ट के मौके भी बनाती है। यह साउथ अमेरिका के ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज में रोल को भी मजबूत करता है, जिसमें ट्रेडिशनल तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और चाइना का दबदबा रहा है। जैसे ही हम खत्म करते हैं, अर्जेंटीना का सैटेलाइट अर्थ ऑन ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम दिखाता है कि एक मीडियम आकार का देश हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसे खास नीच पर ध्यान केंद्रित करके कैसे आगे बढ़ सकता है। कोनी, इनवैप, सैटेलाइट और यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन के काम के जरिए अर्जेंटीना एक मजबूत नींव बना रहा है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एडवांस्ड डिटेक्टर और शक्तिशाली प्रोसेसिंग सिस्टम की जरूरत होती है, लेकिन यह पहले से ही अपनी वैल्यू साबित कर रहा है। किसान, एनवायरनमेंट रेगुलेटर और इंटरनेशनल साइंटिस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं। 2026 तक साबिया मार से पहला बड़ा हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट अवेलेबल होगा और आने वाले साल दिखाएंगे कि अर्जेंटीना इन्हें डिसीजन मेकिंग सिस्टम में कितनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।